क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन एक बार दोबारा लिखते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक बार बढ़िया से मुझे बता दें कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस? No, sir. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सच कर्व्स। क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके ओके ओके। ओके स्टार्ट करें। अब शेयर हो गई होगी स्क्रीन। स्क्रीन आ Yes, गई sir. जी। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या चीज? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सच कर्व्स in magnetic field सर स्क्रीन शेयर नहीं दिख रही मुझे। मैंने शेयर कर रखी है और सभी को दिख रही है। बाकी सभी को दिख रही है ना स्क्रीन? Yes, sir. So magnetic field lines are such curves in magnetic field such that if a tangent drawn at any point on such curve shows the direction of resultant magnetic field intensity at that point. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कर्व हैं मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद। जैसे मैंने एक यहाँ पे मैग्नेट ले लिया और कुछ कर्व बना दिए, और ये कर्व कुछ लाइंस बना दी जो कि हमेशा नॉर्थ से साउथ रहती हैं। कि अगर आपको इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जैसे यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया आपने या यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को किसी एक पॉइंट से टच करके निकलता है। तो जहाँ कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। मतलब ऐसे कर्व जिनके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल जाती है। उन कर्व्स को, उन हाइपोथेटिकल कर्व्स को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। या इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सच इमेजिनरी लाइंस। ये एक दूसरी डेफिनेशन है। such that, yes, such imaginary lines which a hypothetical on which a hypothetical isolated north pole can move। तो ये एक और डेफिनेशन हमने लिखी है इसकी, कि अगर हम लोग एक मैग्नेट ले लें, मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, हम लोग जानते हैं, नॉर्थ होता है और साउथ होता है। और अगर हम लोग एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को यहाँ रख दें, एक आइसोलेटेड हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को यहाँ पे रख दें, तो ये जिस पाथ पर जाता है उस पाथ को हम लोग बोलते हैं, ये जिस पाथ पर जाता है उस पाथ को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। जिस रास्ते पे ये चल रहा है, बिकॉज ये नॉर्थ से दूर जाएगा और साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो जिस रास्ते पे ये आइसोलेटेड नॉर्थ पोल चलता है उसी रास्ते को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हालांकि ऐसी डेफिनेशन है जो अब बहुत ही ज़्यादा हाइपोथेटिकल है, क्योंकि हमने इसमें यहाँ पर नॉर्थ पोल को एक आइसोलेटेड पोल माना है, जबकि हमें मालूम है कि मैग्नेट हमेशा, कोई भी छोटे से छोटा कंपास निडल का मैग्नेट भी हमेशा डाइपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
तो हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो कर्व होते हैं जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिलती है, या फिर ये आइसोलेटेड नॉर्थ पोल जिस पाथ पर चलते हैं उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। या एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम इसको, अगर हम लोग आयरन फिलिंग्स ले लें, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े ले लें हम लोग, बहुत ही छोटे छोटे ना, और अगर उसको मतलब आयरन का बुरादा ले लें, लोहे का बुरादा ले लें, और उसको अगर इसके आसपास छिड़क दें तो वो लोहे का बुरादा जो है वो भी छोटे छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। वो लोहे के बुरादा जो है वो भी छोटे छोटे क्या करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। उसमें भी मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा। सुन रहे हो तुम लोग? वो लोहे का बुरादा यस भी सर। क्या है, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर हम लोग ऐसा कर सकें तो ये लोहे का बुरादा एक पैटर्न बना लेगा, एक पैटर्न बना लेगा। ये तो मैंने एक बनाया, ऐसे बहुत सारे लोहे के बुरादे आसपास पैटर्न बना लेंगे, उन सभी के नॉर्थ साउथ को ज्वाइन करते चले जाएं हम लोग, तो एक कर्व मिलेगा हमें। इस कर्व को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल सकते हैं। तो तीन तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है डिफाइन करने का कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सच कर्व्स around a magnet such that iron fillings assembled to make a pattern on the such curves। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों प्रकार की डेफिनेशन बता दी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है? ये हमने अच्छी तरह से लास्ट टर्न पे डिस्कस भी किया था। मैंने आपको बताया था कि हम क्यों बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो मैंने एग्जांपल लिया था चिड़िया वाला, सूरज वाला, सूरज की रेज निकल रही थी, याद आ रहा है कुछ? यस सर। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? अंश, दीपेंद्र, आप बहुत दिनों से आते ही नहीं हो, पता नहीं क्यों, ऑफलाइन क्या दिक्कत है आपको, क्यों नहीं आ रहे हो? तो मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो बेटा ऑफलाइन आना स्टार्ट करो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ऑनलाइन की एक लिमिटेशन यस सर, जैसे ही आऊंगा वैसे ही सर मैं आऊंगा ऑफलाइन। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऑनलाइन की अपनी एक लिमिटेशन होती है। हालांकि हम पूरी कोशिश करते हैं उस लिमिटेशन को हटाने की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो रहती है लिमिटेशन। यस सर। सो प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग राधिका, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, ठीक है? यस सर। पहले ये समझ में आ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? यस सर। यस सर। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट on magnetic field lines जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो किसकी डायरेक्शन शो करता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। राधिका आपका नेटवर्क बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, आवाज बहुत अटक के आ रही है। सो जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इन कर्व्स पर, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिनको हम नाम दे रहे हैं, याद रखना ये हाइपोथेटिकल लाइंस है, नेवर एग्जिस्ट इन रियलिटी। माइकल फैराडे का कॉन्सेप्ट है ये। तो इसके किसी भी पॉइंट पे सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिलती है। दूसरा ये होता है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन गलत हो जाएगी। सो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी, बिकॉज इफ दे डू सो then there will be two direction of magnetic field intensity at one point. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आपको ये शो करता है कि कंपास निडल का नॉर्थ पोल किधर जाएगा, या फिर अगर मैं एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल छोड़ दूं तो वो किधर जाएगा। तो अगर मैं मान लो दो फील्ड लाइंस को आपस में कहीं पे ज़बरदस्ती मिला देता हूँ, डायग्राम में तो हम मिला सकते हैं लेकिन वो गलत हो जाएगा डायग्राम, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट बनेंगे जो आपको ये बता रहा है कि नॉर्थ पोल इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है। भाई नॉर्थ पोल तो कहीं एक ही जगह जाएगा, कंपास निडल के नॉर्थ पोल में भी एक ही जगह डिफ्लेक्शन होगा, तो ये प्रैक्टिकली जो है वो गलत शो करने लगेगा। ऐसा कभी प्रैक्टिकली नहीं हो सकता कि एक ही ऑब्जेक्ट दो तरफ जा रहा हो एक ही टाइम पर। तो इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो करेंगी तो दो डायरेक्शन होंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के उस पॉइंट पे, विच इज़ थ्योरेटिकली, मतलब जो हमने थ्योरी बनाई है उसकी, विच इज़ इम्पॉसिबल, या प्रैक्टिकली भी लिख सकते हैं इम्पॉसिबल, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि जिधर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उधर ही कंपास निडल में डिफ्लेक्शन होगा, जो कि थोड़ा गलत हो जाएगा। फिर हमने डेफिनेशन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है वही गलत हो गई। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छी तरह से इस बात को याद रखना, ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है अलग से। थर्ड, अगर हम बात करें मोर क्राउडेड द फील्ड लाइंस, क्या चीज, मोर क्राउडेड द फील्ड लाइंस मोर इज द इंटेंसिटी। ठीक है, फील्ड लाइंस बनाई इसलिए गई हैं ताकि इंटेंसिटी की इंफॉर्मेशन दी जाए उसके, और हमने नियम ऐसा बना दिया है कि जैसे हमने ये फील्ड लाइंस बना दी, तो जहां पे लाइंस पास पास होंगी, क्राउडेड होंगी, वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि ए पॉइंट पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी कि बी पॉइंट पर ज़्यादा होगी, बताओ कहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड ए पॉइंट पर ज़्यादा होगी या बी पॉइंट पर ज़्यादा होगी? सर ए पर। ये तो हमने बनाया इस तरीके से, ए पे बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने, हमने बनाया इस तरीके से कि अगर लाइंस पास पास है तो मतलब वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है। लाइंस का एब्सोल्यूट नंबर मैटर नहीं करता, आप कितनी भी लाइंस बना सकते हो। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि सन रेज निकल रही है, कितनी भी रेज निकाल सकते हो आप लोग, लेकिन जब दो डायग्राम्स बनाते हैं तो अगर एक में ज़्यादा रेज निकल रही है एक में कम सन रेज निकल रही है, तो डेफिनेटली जिसमें ज़्यादा सन रेज निकल रही है जिस डायग्राम में, वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, वो हम डायग्राम देख के समझ जाते हैं। तो इसी प्रकार से फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा क्राउडेड होंगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ओके, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि मैग्नेट के पास में, यहाँ इंटेंसिटी दूर हो जाएगी, कम हो जाएगी क्योंकि हम मैग्नेट से दूर हो जाएंगे। तो बात समझ में आ रही है, मोर क्राउडेड द फील्ड लाइंस मोर इज द इंटेंसिटी। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक अ क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज लूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन? एक क्लोज लूप बनता है इनका। ये समझ में आ रहा है कि इनका एक क्लोज लूप बनता है। ठीक है, और क्लोज लूप का मतलब ये है कि इनकी जो डायरेक्शन लिखी जाती है आउटसाइड द मैग्नेट, डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या होती है? बताओ, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। एंड इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या होगी? साउथ
to north. क्लियर है? Yes, sir. राधिका क्लियर है? Yes, sir. दुखी हो आज राधिका, क्या बात है? खुश नहीं हो? बहुत दुखी हो? No, sir. ओके, सो मैं समझ में आ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक अ क्लोज लूप. Yes, sir. ओके, सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हो गया. अब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में अलग अलग शेप के वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग वायर है. स्ट्रेट वायर अपने घरों में आसपास हमारे सब स्ट्रेट वायर ही होते हैं. जैसे कि हाई टेंशन वायर निकलता है, छतों के ऊपर से निकलता है इंडिया में. तो वैसे तो खेतों के ऊपर से निकलता है, काफ़ी ऊपर होती है उसकी हाइट, तो वो भी हाई टेंशन वायर में भी करंट फ्लो करता है. या कोई भी वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का करंट है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट के करंट से अच्छी खासी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. तो अगर मान लो कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, क्या है हमारे पास, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है. इसमें हम लोग कहीं से करंट की सप्लाई कर रहे हैं. सपोज हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं करंट की. सुन रहे हो तुम लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. हमें मान के चलो यहाँ से आर डिस्टेंस दूर एक कंपास निडल रख दिया हमने, यहाँ से आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं. ठीक है, इस पी पॉइंट पर हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं. तो एक एक्सपेरिमेंटली ये पता किया गया है, इसका फॉर्मूला निकाला गया है एक्सपेरिमेंटली एंड थियोरेटिकली दोनों तरीके से, कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कितनी आएगी. तो वो डेरिवेशन तो क्लास 12th में है, आपको बस इतना याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी at point P at a distance, at a perpendicular distance r from straight current carrying wire depends upon two factors. कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ये? 2 factors. याद रखना, ये लिखा हुआ है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने. तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो. पहली बात, ये किस पे डिपेंड करेगी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Directly proportional to distance. नॉट डिस्टेंस, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. करंट के ऊपर डिपेंड करेगी. जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आखिर करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है. ठीक है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और दूसरा आएगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. तभी तो हाई टेंशन वायर हमसे काफ़ी दूर रखे जाते हैं, क्योंकि जितना दूर रहेगा उतने उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम. नहीं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड में हमारे अंदर का आयरन हीमोग्लोबिन जो है वो अट्रैक्ट होकर हमें ऊपर खींच लेगा. हम शक्तिमान बन जाएंगे, ऊपर तार लगे हुए हैं, हम चले जाएंगे ऊपर शक्तिमान, और यहाँ जाके चिपक जाएंगे.
और ई हो जाएगी. सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम करंट कैरिंग वायर. सर इसीलिए कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. हाँ, तुम लोगों को कभी तुम लोगों ने सुना नहीं होगा, लेकिन ऐसा एक बार भिंड में हुआ था. भिंड 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 सुना है ना, भिंड जगह एक. सर एक बार मेरी कॉलोनी में भी हुआ यस था. सर. अच्छा, कॉलोनी में भी हो गया था. क्या हुआ था तुम्हारी कॉलोनी? फिर मैं भिंड वाला इंसिडेंट बताता हूँ. सर, एक आंटी ने कपड़े सुखा दी थी और गलती से वायर के ऊपर कपड़े सुखा दी, चिपक गई थी. हाई टेंशन वायर कॉलोनी के पास से थोड़ा निकला होगा. सर हाँ. हाई टेंशन वायर अपने कॉलोनी के आसपास नहीं रहता बेटा, लेकिन ये नॉर्मल वायर से खींच लिया होगा उसने. सही बात है, उससे भी हो जाता है. उसमें भी काफ़ी करंट होता है. पर हाई टेंशन वायर का एक बहुत फेमस इंसिडेंट है. आप मम्मी पापा से पूछना, वो बताएंगे आपको. उनको अगर याद होगा तो. मुझे तो याद है, मैं छोटा था उस टाइम पे, तो मम्मी पापा भी आपके छोटे ही होंगे. मैं भी आपकी मम्मी पापा की उम्र का हो गया हूँ. तो उनसे पूछना, भिंड में एक ऐसा केस हुआ था. पहले ज़माने में क्या होता था, आज तो हम लोग नेटफ्लिक्स पे, अमेज़ॉन पे वीडियोस देख लेते हैं. कोई भी मूवीज़ कभी भी ऑर्डर कर लेते हैं, कभी भी देख लेते हैं. ठीक है ना. पहले ज़माने में क्या होता था, वीसीआर चला करते थे. आपने सुना है कभी वीसीआर के बारे में? वीडियो कैसेट रिकॉर्डर होते थे. कभी सुना है Yes, इसके बारे में? वीसीआर चला करते थे. और क्या होता था पहले, जो छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, भिंड कोई बहुत ज़्यादा एडवांस आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था. तो पहले क्या होता था, भिंड में क्या करते थे कुछ लोग, क्या एक बड़ी सी कलर टीवी ले लेते थे, काफ़ी बड़ी सी कलर टीवी ले लेते थे, और उस पर बैठ के मूवी चलाते थे. बहुत से लोग साथ में बैठ के मूवी देखते थे. ठीक है. और टिकट रख देते थे, 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, जो भी टिकट होता था वो रख देते थे. जस्ट लाइक मल्टीप्लेक्स था, एक घर का बनाया हुआ मल्टीप्लेक्स था. ठीक है. ऐसा सिस्टम था पहले ऐसा चला करता था. ठीक है. बहुत सारे लोग मिलजुल के टीवी देखने के लिए, मतलब बहुत. सर मेरे भी यहाँ पे ऐसे होता था, बट टिकट नहीं रखता था फ्री में. अच्छा, नहीं, अब कुछ लोग उसको कमर्शियली ले आते थे. तो टिकट जहाँ चलता था, एक बार ऐसी मूवी चल रही थी भिंड में, और जिस कमरे में वो चल रही थी वहाँ पे ऊपर टीन शेड थी. टीन शेड मतलब सोच के देखो कि आज अपन लोग एसी में भी अगर थोड़ा पसीना आ जाए तो अपन वहाँ पे मूवी नहीं देखेंगे. यार बाहर में गई मूवी, एक्सपीरियंस होना चाहिए. आज का जो यूथ है वो एक्सपीरियंस डिमांड करता है. ठीक है. अब तो ये ज़माना आ गया है कि लोग पायरेटेड चीज़ नहीं देखते, ओरिजिनल कंटेंट दो तो देखेंगे. ठीक. तो पुराने समय में क्या होता था कि वीसीआर वगैरह में आप चला देते थे, तो वहाँ पे टीन शेड डली हुई थी. टीन शेड समझते हो ना? यस तो टीन शेड डली थी और लोग बाग नीचे बैठ के मूवीज़ देख रहे थे. अब आजकल क्या होता है, हाई टेंशन वायर नहीं होती है, यूज़ ज़्यादा नहीं होती है आसपास घरों पे, लेकिन उस समय हाई टेंशन वायर भी घरों के आसपास से निकलती थी. ठीक है. आज भी अगर तुम लखनऊ की गलियों में चले जाओ, कानपुर या मुरादाबाद की गलियों में चले जाओ, तो बहुत सी जगह पे मिल जाते हैं हाई टेंशन वायर. लेकिन अब लगभग मेरे ख्याल से वहाँ से भी हट गए होंगे. तो हाई टेंशन वायर पहले गलियों के आसपास से निकल जाते थे. तो गलियों के, अब होता क्या था, खेतों के आसपास से निकलते थे हाई टेंशन वायर. लोगों ने खेतों में अपने मकान बना लिए थे. तो अब वो गलती हाई टेंशन वायर की नहीं है, वो लोगों की है कि लोगों ने वहाँ अपने मकान बना लिए. तो ऐसे एक हाई टेंशन वायर जो ऊपर से निकल रहा था, वो टीन शेड पे आके गिरा, और सब लोग वहाँ पे आके, ये जो नीचे बैठे थे वो सब उड़ उड़ के वहाँ पे चिपक गए, और काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी. ये बहुत पुराना इंसिडेंट है भिंड का. आप पूछना किसी से जो भिंड में रहता है. सर उड़ गए थे. क्या? सर ऊपर आ गए थे. हाँ, टीन शेड से चिपक गए थे. फ्लाइंग हो गई थी उनकी अच्छी खासी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेंशन वायर था. कानपुर में भी हुआ था. क्या बेटा? कानपुर में भी हुआ था ऐसे इंसिडेंट. हाँ, तो अच्छा, आप कानपुर से हो तो मैं बताना, आप मैंने नाम बताया ना, लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, इन गलियों में है ऐसा. नहीं सर, मैं कानपुर से आई हूँ, मैं भिंड हूँ. अच्छा, तुम भिंड से हो तो देखो, दोनों इंसिडेंट, एक कानपुर में हुआ तो तुम्हें पता है, और ये भिंड से हो तो वहाँ पे हुआ ही था. तो ये दोनों जो हैं बातों को अगर हम एक साथ कंबाइन करके लिखें, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाय आर. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये दोनों इक्वेशन याद रहेंगी तुम्हें? सर इससे कांस्टेंट ले सकते हैं. अभी मैं वही बताने वाला हूँ. एक्चुअली मैं नोट पॉइंट्स पे लिखवाऊंगा वो बातें. एक्चुअली ये जो फार्मूला है, ये क्लास 12th का फार्मूला है. किसका है?
इससे जो 12 फॉर्मूला का? बनता है क्लास 12th का बनता है। क्लास 12th में एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है। क्लास 12th में 4th नंबर का चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सो यहाँ पे ये करंट फ्लो कर रहा है सपोज, ठीक है। ये ए बी करंट फ्लो कर रहा है, एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो और मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से सपोज आर है। कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? 8 आर। आर और ये इधर से थीटा 1 एंगल बना रहा है और इधर से थीटा 2 एंगल बना रहा है। मतलब वन ऑफ द एंड से थीटा 1 एंगल बन रहा है, वन ऑफ द एंड से थीटा 2 एंगल बन रहा है। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at point P is given by, तो जो P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, किस पे? पी पे। P पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आपको ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई वालों को तो बिल्कुल ही नहीं है। आईसीएसई वाले रखना चाहे तो थोड़ा बहुत रख सकते हैं, लेकिन सीबीएसई वालों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इस बात बताना चाह रहा हूँ कि मेन फार्मूला ये होता है जिसमें ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। और इस म्यू नॉट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो एक्चुअली फॉर्मूला ये होता है, एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक है। सुन रहे हो? यस सर। सर इसका मतलब ये फॉर्मूला इन थीटा पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे जो थीटा होता है इस पे भी डिपेंड करता है। और अगर ये कंडक्टर दोनों तरफ से बहुत लंबा हो, इफ वायर इज वेरी लॉन्ग फ्रॉम बोथ द एंड्स, दोनों तरफ से वायर कैसा हो? बहुत लंबा हो ना अगर ये वायर, तो इन एंगल्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी ना ये एंगल्स। और अगर ये Yes, इनफाइनाइट पे चला जाए तो हम बोलते हैं, और अगर ये इनफाइनाइट पे चला जाए तो हम बोलते हैं कि थीटा 1 90 डिग्री और थीटा 2 90 हो जाएगा। तो अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो दोनों तरफ से तो दोनों तरफ से 90 डिग्री हो जाएगा। अब मुझसे तुम ये मत पूछना कि सर 90 तो कभी नहीं होगा, इनफाइनाइट कब आता है। फिर तो वही क्वेश्चन हो गया। तुम एक वो मूवी बनी थी उसमें वो बहस करता है कि वो बोलता है कि दो पैरेलल लाइंस इनफाइनाइट पे मिलती हैं, तो वो कहता है मतलब कहाँ मिलती हैं, तो वो कहता है कभी नहीं मिलती, मतलब इनफाइनाइट पे मिलती हैं। वो मूवी है ना एक, देखिए तुमने, क्या नाम है उसका मूवी का? आंखों देखी, अच्छी मूवी है। IMDb रेटिंग उसकी शायद 8.5 या 8.4 होगी मेरे ख्याल से, देखना अच्छी मूवी है वो। तो इसी प्रकार से ये एंगल बढ़ता चला जाएगा, तो एग्जैक्ट 90 नहीं होगा, ये क्लोज टू 90 हो जाएगा, ठीक है। हम बोलते हैं टेंड्स टू 90 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यस यस सर। सो
लाला पानी पिला दे, बोतल ले आ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? सर 1। से हो जाएगा 2i अपॉन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला भी क्लास 12th में नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये स्टेट बोर्ड में और आईआईटीज में आता है ये फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला 12th में है, ये वाला। ठीक है, सर ऐसे तो लेकिन सिर्फ 90 एंगल के लिए ही कर सकते हैं ना? हाँ तो नहीं है तो मैं क्या करूं, सीबीएसई वालों ने सिर्फ 90 एंगल वाला ही दिया है फॉर्मूला, सिलेबस में नहीं है, वैसे टीचर सभी पढ़ाते हैं। ठीक है, सो ये वाला फॉर्मूला है 12th में बस। और अगर वायर एक साइड से बहुत लंबा हो, इस वाले में अपन सिर्फ 90 वाले के लिए कर सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट वायर के लिए है वो फॉर्मूला। इफ वायर इज वेरी लॉन्ग फ्रॉम वन एंड, वायर अगर एक तरफ से बहुत लंबा हो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? अगर एक तरफ से वायर बहुत लंबा होता चला जाता है, जैसे इधर से लंबा होता चला जा रहा है, तो एक एंगल तो 90 को अप्रोच करने लगता है और दूसरा एंगल 0 को। तो फिर फॉर्मूले में हम साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 की जगह एक एंगल 90 रख देते हैं और एक एंगल 0। साइन 90 कितना होता है? सर 1। साइन 0 सर 0। तो फिर फॉर्मूला ये हो जाता है। समझ में आ रही बात? लेकिन तीनों ही फॉर्मूले में ये बात तो ऑबे हो रही है ना कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मैं यहाँ पे आर की जगह ए लिख दिया क्योंकि मैं 12th क्लास में ए लिख के सिखाता हूँ, तो वो एक आदत है मुझे। आर लिख देता हूँ डिस्टेंस को। सर पाई में भी तो डिस्टेंस आएगा ना? क्या बेटा? क्या बोल रहे हो यजुर? नो सर कुछ नहीं। अरे दोबारा बोलो, आवाज़ नहीं आ पाई। सर कुछ नहीं। ये जितने भी जगह मैंने डिस्टेंस ए लिख दिया है, ये ए तुम सोच रहे होगे क्या है, ये ए नहीं है, आर है। वो एक्चुअली 12th में हम लोग ए लिख के यूज़ करते हैं, ए की जगह आर की जगह ए लिखते हैं, तो वो आदत बन गई है और कुछ नहीं। ये आ रही है, ठीक है, हर जगह आ रहा है और कहीं तो नहीं किया मैंने। ठीक, तो समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पे डिपेंड करता है। और ये जो कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? म्यू नॉट को एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻7। क्या बेटा? आवाज़ कट जाती है जब तुम बोलते हो, तो एक बार और बोल दो। ये शायद मेरे ख्याल से परमिबिलिटी वर्ड का मतलब तो ये पूछ रहा है है। नहीं कि परमिबिलिटी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी आसानी से पास हो सकती है, उसको बोला जाता है परमिबिलिटी। हेनरी पर मीटर इसकी यूनिट होती है, म्यू नॉट की। ये हेनरी जो होती है इंडक्टेंस की यूनिट होती है। इंडक्टेंस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है? नहीं है इंडक्टेंस है, लेकिन बहुत डिटेलिंग में नहीं है, वहां से आती है ये यूनिट। मेरे ख्याल से दोनों ने जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर उन्हें मिल गए। कुछ आवाज़ नहीं आ रही उधर से। है। यस सर। अब देखो लास्ट में एक किसी ने कुछ बोला, वो आई आवाज़, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं आई आवाज़। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, कोई क्वेश्चन था? पूछो। कोई क्वेश्चन है तो पूछो।
अच्छा अब रीजॉइन कर लो, एक काम करो,